कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने हमारी पिछली चैप्टर्स जो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, ट्रिगोनोमेट्री और कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया था तुम्हें, ट्रिगोनोमेट्री की ही 2 पार्ट्स मैंने तुम्हें अभी पढ़ाए हैं। एक था ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा था हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड। चलो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कुछ बच्चों की ये फरमाइश थी कि सर प्रोबेबिलिटी शुरू कीजिए, तो आज मैं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और लगभग 1 से 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम कोशिश करूँगा बता दूँ, नहीं तो मैं तुम्हें थ्योरी देने की कोशिश करता हूँ और तुम प्रॉब्लम खुद से बना लेना। आओ, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हो क्या है? मैथ्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रोबेबिलिटी और मैथ्स का कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी एक संभावना है। संभावना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैथ्स की क्या खासियत है? मैथ्स की खासियत ये है कि इसमें जो भी चीज़ है वो डेफिनेट है। मैथ्स कभी भी इनडेफिनेट चीज़ों पे नहीं चलता, और यही वजह है कि साइंस की भी कोई चीज़ें अगर प्रूव करनी होती है तो उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? मैथ्स का। तुम ऐसे कोई भी थ्योरी दे सकते हो, लेकिन अगर उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, तो वो थ्योरी तुम्हारी कोई काम की नहीं है, वो कचरे के बराबर है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे पास भी ज्ञान था, लेकिन हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिस वजह से आज न्यूटन ने जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया, इसलिए आज ग्रेविटी की खोजकर्ता के रूप में हम न्यूटन को जानते हैं। ठीक वैसे ही आइंस्टाइन ने एनर्जी मास रिलेशनशिप या रिलेटिविटी थ्योरी दी, तो क्या केवल उसने कह दिया? नहीं, उसके लिए उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। जब तक मैथ्स का साथ नहीं रहता है साइंस को भी, वो भी किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस के तौर पे नहीं कर सकता है। डैट मीन्स कि मैथ जो है वो क्या, श्योरिटी की गारंटी है। अब प्रोबेबिलिटी का मैथ्स में होना बहुत ही अनबूझ पहेली जैसा है, क्योंकि इस चैप्टर को तो मैथ्स में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पनाओं पे आधारित जैसा लगता है कि हाँ जैसे सपोज करो तुमने बादल देखे आकाश में और बारिश की मौसम चल रही है, तो तुम क्या अनुमान लगाओगे कि आज बारिश हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि बारिश हो ही, बारिश नहीं भी हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि मौसम बिल्कुल साफ है और बारिश हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम में ये आकाश में बहुत सारे क्लाउड हैं पर बारिश नहीं होती है। कई बार ऐसा लगता है हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन हम मैच हार जाते हैं। कई बार लगता है मैच हार जाएंगे, हम जीत जाते हैं। डैट मीन्स कि ये सब चीज़ें श्योर नहीं है, हम कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कर सकते कि यही चीज़ें होंगी। और तब ऐसे अनकॉन्फिडेंशियल चैप्टर को मैथ्स में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और क्या इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैथ्स से रिलेटेड हैं? तो अब हम जानते हैं डे टू डे लाइफ के बारे में तो तुम समझ ही गए। जैसे तुम एग्ज़ाम में भी तुम जब घर पे तैयारी करते हो तो तुम कहते हो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और तुम ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो और तुम सोचते हो एग्जाम की तैयारी हो गई, और जब एग्जाम में पहुंचते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम्हारी सारी संभावनाएं फेल हो जाती हैं। और कई बार तो चीटिंग करने वाले जो हैं, जो चीटिंग करने के लिए ले जाते हैं, जो क्वेश्चन उनको संभावित लगता है, पढ़ते तो है नहीं, चीटिंग ले जाते हैं और उनकी संभावना लड़ जाती है, वो चीटिंग करके लिख लेते हैं। तो बिल्कुल भी ये जो तुम्हारे साथ जो भी घटनाएँ हो रही हैं, ये प्रोबेबिलिटी की हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी बहुत ही कॉमन है कि क्या चीज़ें होंगी नहीं होंगी। लाइफ में मैं अगर साइंस लूँगा तो हमारे फ्यूचर में क्या होगा, मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। बायोलॉजी लूँ तो मैं सक्सेस करूँगा कि नहीं करूँगा। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसी विषय को लेकर के मैथ्स का ये जो चैप्टर है, इसमें हम ये जानेंगे कि आखिर मैथ्स में ऐसी संभावना का क्या आवश्यकता है। इसको आर्ट में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी संभावना, जैसे कवि होते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा। अब चेहरे की एक संभावना हो सकती है कि वो चांद सा दिखने लगे, बट ऐसा कोई होता नहीं, ये कल्पना है। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी भी एक तरीके से क्या काल्पनिक है, लेकिन हम मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि नहीं, इसमें भी कुछ ऐसी सत्यता है जो कि कहीं ना कहीं सही है। अब जैसे कहोगे ये क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम एक कॉइन उछालते हैं। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो इसकी संभावना है कि इसमें टेल आए या हेड आए। अब टेल या हेड आए, लेकिन अब ये तो कंफर्म है ना कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ ये संभावना ऐसे कंफर्म होती है मैथ्स में। जैसे कॉइन अगर हमने टॉस की तो संभावना 50-50 बनेगी, किसकी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक वैसे ही जब डाइस हम थ्रो करते हैं तो एक संभावना होती है 1 नंबर आने की, 2 आने की, 3 आने की, या 4 आने की, या 5 या 6।
लेकिन 6 से ज़्यादा आने की संभावना होगी क्या? नहीं होगी। तो ये है संभावना यहाँ मैथ्स में। तब यहाँ पे मैथ्स कैसे इसको फिक्स करेगा? तो मैथ्स बताएगा कि अगर एक डाइस को आप थ्रो करते हैं तो इसमें 1 से लेके 6 तक के आने की संभावना है। और बिल्कुल अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो 1 से 6 तक की कोई ना कोई डिजिट तो आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें एक भी डिजिट ना आए जो 1 से 6 तक हो। तब आपका या तो डाइस ही गलत होगा, हो सकता है डाइस में 8 नंबर डाल दिए हो, 7 डाल दिए हो, तो कहाँ 6 आ नहीं सकता। या दूसरा कि अगर डाइस ओरिजिनल है, ओरिजिनल मेरे कहने का मतलब जो हम खेल में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो अपने मन से भी डाइस बना सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं। मान लो हम 6 के आगे से लिखना शुरू करें, 7, 8, 9, 10, तब कितना भी बार डाइस फेंकेंगे 1, 2, 3 आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर है ही नहीं। तो लेकिन अगर ओरिजिनल डाइस जो हम खेलते हैं तो 1 से 6 तक का जो नंबर है, अगर तुम एक बार थ्रो करते हो, इसी 1 से 6 तक में कोई ना कोई संख्या क्या होगी, आएगी। ये बात फिक्स है, इसीलिए इसको मैथ्स में ले लिया। जैसे जब कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये बात तो फिक्स है। ऐसा नहीं कि कॉइन जब टॉस करेंगे तो कॉइन ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाएगा और कभी अर्थ पे गिरेगा ही नहीं और हम पता नहीं कर पाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे एक बात फिक्स, एक रेंज लिया जाता है कि हाँ ये या ये, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। और ये फिक्स चीज़ें जो हैं इस प्रोबेबिलिटी को मैथ्स में ला देती हैं। ठीक वैसे ही जब हम बॉल की बात करेंगे या कोई रैंडमली कार्ड, तो 52 डेक ऑफ कार्ड, तुम्हें पता है ताश के पत्ते जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को हम मुख्य रूप से 2 कलर में बांटते हैं, फिर दोनों कलर्स को हम अलग अलग नामों से अलग अलग डिज़ाइन के तौर पे बांट देते हैं। तो ये 4 तरीके के हो जाएंगे कार्ड्स, कलर के आधार पे 2, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कार्ड्स पे जब आऊँगा। तो अब उसमें से भी अगर तुम कोई कार्ड्स निकालोगे तो उस 52 में से ही कोई कार्ड्स आएंगे ना। ये तो फिक्स है कि उसमें से अगर मान लो मुझे स्पैड निकालना है तो स्पैड्स की संख्या कितनी होगी, 26 होगी कि 13 होगी? 13 होगी स्पैड्स की संख्या। अब 13 स्पैड्स आने की क्या संभावना होगी 52 कार्ड में? तो 13/52। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि यहां मैथ्स में हम क्यों प्रोबेबिलिटी पर हैं? क्योंकि ये डेफिनेट तो है नहीं। जब हम संभावना कहते हैं तो संभावना कभी भी डेफिनेट होती है क्या? नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हो वो क्या कहते हैं, जान बचाने की संभावना है, हम बचा सकते हैं लेकिन श्योर नहीं कर सकते। तभी तो वो जब भी आप ऑपरेशन करवाते हो तो डॉक्टर आपसे पहले ही सिग्नेचर करवा लेते हैं कि अगर कुछ होता है तो वो इसके जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि वो भी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं बाबू। वो डेफिनेट नहीं है कि वो बचा ही लेंगे किसी को, ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो ही जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की जान जा सकती है, तो वो आपसे पहले ही इसकी एश्योरिटी करवा लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप डॉक्टर पे क्लेम नहीं कर सकते। वो पहले ही आपसे पहले, जब तक आप सिग्नेचर ना करोगे उनके डॉक्यूमेंट्स पे, तब तक वो आपकी चीज़ों को, आपके पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करेंगे। चलो बच्चों, तो तुम समझ गए होगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी को मैथ्स में क्यों लिया गया। तो मैथ्स में लेने का इसके पीछे जो कारण था वो मैंने तुम्हें बताया कि इसमें संभावना होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ सियोरिटी है। जैसे हेड और टेल कॉइन को अगर हम उछालें तो हेड या टेल आने की संभावना होती है, लेकिन कोई एक आएगा, ये श्योरिटी होती है, जिस वजह से हम उसको मैथ्स में ले सकते हैं। जब डाइस हम थ्रो करते हैं तो 1 to 6 नंबर में से कोई ना कोई नंबर आएगा, ये तो एकदम फिक्स होता है और इसलिए भी हम प्रोबेबिलिटी को मैथ्स में लेते हैं। या फिर हम जब कार्ड्स निकालते हैं तो भी उनमें से 52 कार्ड्स में से कोई ना कोई एक कार्ड्स आने की संभावना होती है। अगर हम पार्टिकुलर किसी कार्ड्स की बात करें, जैसा मैंने कहा स्पैड्स की हम बात करें, तो 13 स्पैड्स होंगे। तो 13 स्पैड्स में से अगर हम 52 कार्ड्स में से स्पैड्स की संभावना पूछे तो वो ऐसे कितनी संभावना होगी बाबू? एक एक कार्ड निकालते जाओगे, एक एक कार्ड निकालते जाओगे और देखते जाओगे, तो ऐसा तुमको 52 में से 13 बार मिलेगा जब क्या मिल जाए, स्पैड मिल जाए। ये 13 तो फिक्स है ना कम से कम, कि ये 13 से 10 हो जाएगा, 13 से 10 नहीं होगा ये, या 13 से 26 नहीं हो जाएगा। डैट मीन्स ये बात जो फिक्स है यही प्रोबेबिलिटी को मैथ्स के अंदर ले आती है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था जिसके कारण इसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं। चलो और जानते हैं कि आज इसका हम बहुत जगहों पे यूज़ कर रहे हैं बाबू, प्रोबेबिलिटी का। चलो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी समझते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो न्यूमेरिकली क्या है, दिख रहा है तुम लोगों को? तो न्यूमेरिकली मेजरिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की सर्टेनिटी यानी निश्चितता, यानी कितना वो निश्चित है, कितना उसके बारे में हम कंफर्म है कि ये चीज़ें होंगी, इस चीज़ को जो मेज़र करेगा वही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे कॉइन के केस में 50-50 की क्या होती है, 50% हम निश्चित होते हैं कि क्या आएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। इसकी कितनी चांसेस हैं बाबू? 50-50% चांसेस है।
तो समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये न्यूमेरिकली मेजर्स है, यानी कि नंबर के फॉर्म में हम दिखाएंगे कि चीज़ों के आने की संभावना क्या है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब जान रहे हो, तुम लोग फिजिक्स वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या करते हो, कुछ जोड़ते हो, कुछ तोड़ते हो, किसी में कुछ मिलाते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट जो करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रायल करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से यहाँ एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे कॉइन को बार बार उछालेंगे, चेक करेंगे कि 100 बार अगर हम कॉइन उछालते हैं तो कितने बार हेड आया, कितने बार टेल आया। डाइस को हम 600 बार फेंकते हैं तो कितने बार उसमें 1 आया, कितने बार 2 आया। ये तुम कितने बार, तुम बहुत सारे टाइम्स में कर सकते हो। कम, कोई 10 ही बार में चेक करे तो 10 बार में चेक कर सकता है, कोई 1000 बार में फेंक के चेक करे कि क्या क्या चीज़ कितनी बार आती है तो वो वहाँ चेक कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। चलो, तो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि एन ऑपरेशन, यहाँ बाबू ये ऑपरेशन वो चीर फाड़ वाली ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा आउटकम्स हो, वेल डिफाइंड हो, समझ गए। जैसे अगर हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं, 52 कार्ड्स में से स्पैड्स आने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कार्ड्स के अंदर से भगवान की मूर्ति निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि अगर हम कार्ड्स की बात करें तो उसमें कार्ड्स ही आएंगे ना बाबू। अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें हम बात करें कि किंग आने की संभावना क्या है। अरे भाई, कॉइन में हेड और टेल आएगा ना, किंग कहाँ से आएगा। अब ये मत करना पुराने सिक्के में सर किंग बना होता है तो वो किंग आ जाएगा, नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम जो चीज़ बात कर रहे हैं उसका संगत होना जरूरी है, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अब क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें हम बात करने लगेंगे कि पोएम की, कि ये, या मान लो ऐसा हम कुछ मैथ्स की बात कर रहे हैं और बात करने लगे ड्राइंग की। ज्योमेट्री रिलेटेड हो सकता है ड्राइंग से, लेकिन हम बात करें नंबर्स की, यानी बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़, यानी बात करें हम आकाश की, कोई बात करने लगे ज़मीन की, तो ये हमारा फिक्स नहीं होगा। तो तुम समझ गए वेल डिफाइंड का मतलब। अगर हम बात करेंगे कि सेट ऑफ क्या किचन आइटम्स, तो उसमें बुक पेंसिल नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये वेल डिफाइंड की बात, यानी एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। अगला क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, इसमें ये वर्ड काफ़ी यूज़ होने वाली है। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये तुम्हारे सबसे काम का, इतने जो टर्म है इन 3 में ये सबसे इंपॉर्टेंट। तुमसे क्या, कोई डाइस जो है रैंडमली थ्रो किया गया, कोई कॉइन को रैंडमली टॉस किया गया, तो रैंडमली का क्या मतलब, रैंडमली का मतलब है अचानक, या डेक ऑफ कार्ड में से रैंडमली हम कोई कार्ड निकाले। यहाँ रैंडमली में 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, यहाँ हमें सभी आउटकम्स की क्या आ सकते हैं ये हमें पता होता है। ऑल आउटकम्स आर नोन। जैसे कॉइन हम फेंकने से पहले हमें पता होता है कि क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो हमें आउटकम्स पता है। लेकिन एग्जैक्टली इसमें से हेड ही आएगा या टेल आएगा ये हमें नहीं पता होता है। 52 कार्ड्स में से हम कार्ड्स निकाल रहे हैं तो हमें ये पता है कि इसमें 4 टाइप के कार्ड्स हैं, हर्ट है, क्लब है, स्पैड है, और क्या है, डायमंड है। अब इन चारों में से क्या आएगा हमें पता है कि ये 4 टाइप के ही कार्ड्स होंगे, प्रत्येक के 13-13 पार्ट्स होंगे, प्रत्येक में फेस कार्ड होगा, किंग क्वीन जैक होंगे, एस कार्ड होगा, यानी जिसको एक्का हम बोलते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन हम जो निकालेंगे कार्ड्स वो किस कार्ड का पार्ट होगा। फिर अगर वो किसी कार्ड का पार्ट है, मान लो कि वो स्पैड्स ही हैं, या मान लो हर्ट्स ही हैं, या मान लो क्लब ही हैं, तो आखिर उसमें फेस कार्ड है कि एस कार्ड है, क्या है ये हम कंफर्म नहीं होते हैं। इसीलिए इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमेशा हम रैंडमली ही कोई चीज़ उठाते हैं। हमें पता होता है कि इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से क्या आएंगी वो हमें पता नहीं होता है, तो ये कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी अचानक से हम कुछ उठा लिए और अब देख लिया कि ये क्या है। जैसे 52 कार्ड्स में से अचानक एक कार्ड खींच के हमने निकाला, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो बच्चों तुम अगर इसको समझ गए हो, यही हमारे कुछ टर्म्स हैं, तुम इसको उतारो। चलो बच्चों, तो तुम प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ गए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो न्यूमेरिकली हम किसी संभावना को जब व्यक्त करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी है। दूसरा हमने देखा था एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया एक्सपेरिमेंट क्या है तो क्या हो, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। सेट में भी ये तुमने पढ़ा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम वेल डिफाइंड तरीके से काम करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा।
और हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या जानते हैं, हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या आएंगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया कार्ड्स में या डाई को जब फेंकते तो हमें नहीं पता, हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई एक आएगा, लेकिन क्या आएगा ये हमें नहीं पता होता। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो आओ सबसे पहले ये जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी घटना जो घटेगी उसकी अकरेंस का मतलब होने की संभावना क्या है, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PE। तो ये P फॉर प्रोबेबिलिटी है और E यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है बाबू, ये क्या दिखा रहा है, तो अकरिंग ऑफ एन इवेंट, ये E जो है अकरिंग ऑफ एन इवेंट है, किसी इवेंट की होने की संभावना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो हम चाहते हैं कि आए। जैसे अगर कार्ड्स की हम बात करें तो 52 कार्ड्स हैं और उसमें हम बात करें कि हर्ट्स के आने की संभावना क्या होगी, यानी हर्ट रूपी कार्ड, जो कार्ड की उसमें 4 पार्ट हैं, अभी हम बताएंगे। फिलहाल ये समझ लो कि सब 13-13 होते हैं, तो अगर हर्ट की हम संभावना पूछे तो हर्ट की संभावना क्या होगी, तो 13 कार्ड हर्ट के होते तो उसी 13 में से कोई एक हो सकता है हर्ट का ना, तो 13 हो सकती है हमारी संभावना। ये यानी फेवरेबल का क्या मतलब, जो हमारे पक्ष में है, जो हम जो चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हर्ट आए, तो हर्ट कितना होता है 52 में 13 कार्ड्स होते हैं हर्ट के, तो हर्ट के आने की संभावना कितनी होगी, 13 हो जाएगी। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि 52 में से तुम निकालोगे और उसमें से हर्ट ही निकल आए, 13 कार्ड जरूर हर्ट के हैं, लेकिन उसमें से उस 13 में से एक आ जाए, इसकी संभावना कोई जरूरी नहीं कि वो आ ही जाएगा। हो सकता है तुम्हारे पास स्पैड्स के कार्ड आ जाएं या क्लब के कार्ड आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स जो हम लाना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या डालेंगे बाबू, पॉसिबल आउटकम्स, यानी क्या आ सकता है। तो 52 कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए अगर कार्ड की हम बात करेंगे तो नीचे क्या होगा बाबू, 52। नीचे क्या हो जाएगा, 52। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे मान लो अगर हम स्पैड की बात करें तो ऊपर में आ जाएगा 13 और नीचे में कितना आ जाएगा, 52। यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये एक फ्रैक्शन कट रहा है क्या, तो कट रहा है, तो 13 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि अगर 4 बार तुम कार्ड निकालोगे, 4 बार, या ऐसा कहो कि 52 बार निकालोगे तो 13 बार किसके आने की संभावना होगी, हर्ट की आने की संभावना होगी। अगर इसको काट दिए तो अब अगर 4 बार तुम कार्ड निकालोगे तो प्रत्येक 4 बार में से एक बार किसके आने की संभावना हो सकती है, हर्ट के आने की संभावना हो सकती है। चलो ये अभी हम बात करेंगे, जिनको भी नहीं समझ में आया बस ये फॉर्मूला ध्यान दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तुमसे बोलेगा कि हेड कॉइन को एक बार हम टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना क्या होगी, तो हेड आने की संभावना, कॉइन में एक ही हेड होता है ना बाबू कि 2 होता है, बताओ। हाँ, 2 कॉइन उछाल देंगे तब 2 हेड हो जाए, 3 कॉइन उछालेंगे तो 3 हेड हो जाएगा, लेकिन अगर 1 कॉइन उछालने की बात हो तो हेड कितने, 1 हेड। तो तुमसे अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यहाँ पे इवेंट में हमने एच लिख दिया, यहाँ पे क्या है, हेड आने की संभावना, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे कमिंग ऑफ हेड, ठीक है। तो हेड आने की संभावना क्या हो जाएगा, तो बताओ अगर एक ही कॉइन उछालें तो उसमें हेड एक ही, यही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है एक, लेकिन टोटल कितनी संभावना है, टेल भी तो आ सकता है, एक कॉइन में 2 संभावना, हेड और टेल दोनों की। हम हेड चाहते हैं तो हमने 1 लिख दिया ऊपर, क्योंकि दोनों में से एक ही हमें चाहिए था, लेकिन संभावना तो टेल आने की भी है ना, तो टोटल संभावना 2 है, हेड भी आ सकता है टेल भी, इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो जितना भी आउटकम्स आने की संभावना होगी उस टोटल को हम नीचे रखेंगे। जो हम चाहते हैं, जैसे हम हेड चाहते थे आए, तो वो संख्या में जितनी होगी, जैसे यहाँ 1 थी तो यहाँ 1 लिखे, कार्ड्स में अगर हम हर्ट चाहते थे उसकी संख्या 13 थी तो 13 को हमने ऊपर लिखा, और टोटल कार्ड्स की संख्या 52 थी तो 52 को हमने नीचे लिखा। क्लियर, इज इट क्लियर बाबू? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ और रिजल्ट्स अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। फिलहाल तुम इस फॉर्मूला को याद कर लो, यही एक फॉर्मूला है इस पूरे प्रोबेबिलिटी में, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और कम 0 से कम भी नहीं हो सकती है। तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी लाई कहां से कहां करेगी बाबू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मे बी 0 और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी। अगला
ये एक से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी प्रोबेबिलिटी होगा वो एक से छोटा ही होगा, एक के बराबर हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी हमेशा तुम्हारी वैल्यू 0 या 1 के बीच आएगी। बहुत कम ऐसे चांस होंगे जहाँ 0 और 1 आ जाए। अब ये जो चांसेस हैं 0 और 1 के, इसको हम क्या बोलेंगे? तो जब 0 आए तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे किसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि डाइस है हमारे पास। अब डाइस में 1 से 6 तक काउंट है। अब किसी ने तुमसे कहा कि चलो 7 आने की क्या संभावना है डाइस में, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास अगर हम पूछें डाइस में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ एन इवेंट, तुमसे पूछा गया 7 आने की संभावना, कमिंग ऑफ 7, तो 7 आने की क्या संभावना होगी? बताओ। 1 से 6 तक में 7 कहीं आता है? 7 जब होगा ही नहीं तो हम जो चाह रहे हैं वो तो है ही नहीं, तो तब क्या लिखेंगे ऊपर में? 0। और टोटल संभावना कितनी है? डाइस को अगर हमने फेंका तो 6 संभावना है, 6। अब तुम जानते हो कि जब किसी चीज़ में 0 में किसी चीज़ से डिवाइड देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 आ गया। डैट मीन्स 7 तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? यानी कि 0 जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आए, डैट मीन्स क्या है? वो इम्पॉसिबल इवेंट, वो कभी आ ही नहीं सकता है। समझ गए बाबू? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? 1 की। 1 क्या है? तो 1 है श्योर इवेंट। क्या है बाबू? श्योर इवेंट। अब ये श्योर इवेंट कैसे निकालेंगे? मैंने पूछा तुमसे कि बताओ एक कॉइन हमने उछाला और हम चाहते हैं हेड आ जाए तो भी मेरे लिए ठीक है, टेल आ जाए तो भी ठीक है। अब बताओ क्या होगा? तब यहाँ फेवरेबल हमारे लिए हेड भी हो गया, टेल भी हो गया, यानी 2। एक कॉइन में तो 2 ही कंडीशन है, 2। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी क्या है? या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसको बोलो, कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 2। ये कट के क्या आ जाएगा बाबू? 1। जैसे ऐसा समझो डे टू डे लाइफ में, अगर वो ये बोले बारिश हो जाए तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। अगर बारिश हो जाती है तो फसल अच्छी लहलहाएगी, अगर बारिश नहीं होती है तो आज मैं काम करने जा सकता हूँ। अब उसके लिए दोनों ही कंडीशन फेवरेबल हैं, तब उस कंडीशन में उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या हो जाएगा? श्योर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे जब हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ जाए, अगर हेड आएगा तो बैटिंग किया जाएगा, अगर टेल आया तो बॉलिंग करेंगे। क्या फ़र्क है? तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारे पास सभी ऑप्शंस को हम लेके चलेंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी? श्योर इवेंट की आ जाएगी। चाहे कोई भी कंडीशन आए उसके लिए फेवरेबल ही होगा, तो उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट। और तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, या पूछेगा तुमसे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, कि एकदम पक्का निश्चित है कि वो सेंट उसको कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि उसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं है। जैसे अगर कोई हेड ही केवल बोलता तो हो सकता था कि कॉइन उछालते और टेल आ जाता, लेकिन कह रहा है हेड आ जाए तो भी ठीक, टेल आ जाए तो भी ठीक, तो उस कंडीशन में वो श्योर इवेंट कहलाएगा। तो जब भी तुमसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, हमेशा आंसर क्या होगा? 1। या तुमसे पूछेगा कि 1 प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है वो किसकी होती है, तो तुम आंसर क्या दोगे? श्योर इवेंट की। ठीक वैसे ही जब प्रोबेबिलिटी आ जाए कि जब प्रोबेबिलिटी 0 हो तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा घटना कभी घट ही नहीं सकता। या दूसरा कहीं लिखे इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम बताओगे 0 होगी। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो इनको उतारो, ये जो पॉइंट्स हैं इन तीनों को उतारो और इस फॉर्मूले को उतारो। ये पीई क्या है बाबू? तो पीई का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के होने की संभावना। तो इतना बड़ा हम नहीं लिख के क्या लिखते हैं? पीई लिखते हैं। और ये होता है फेवरेबल आउटकम। हम जो चाहते हैं वो ऊपर रखेंगे, जितना टोटल संख्या है जिनमें से हमें कुछ चाहिए उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। चलो इसको उतारो। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यहाँ खत्म होती है। अभी 3 चीज़ मुझे इसमें बताने हैं। क्या क्या बताना है? तो मुझे बताना है सेपरेटली, क्योंकि 3 चीज़ों से मुख्य रूप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तुमसे एग्जाम में पास फेल की बात या क्लाउड्स की बात, इन सब बातों पर कम क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आएगा ये कि कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना। जब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ टॉस करेंगे तो क्या संभावना होगी, यानी कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। दूसरा आएगा डाइस रिलेटेड, बोलेगा कि हम जब डाइस को थ्रो करते हैं तो बताइए हमारे पास इवन नंबर आने की क्या संभावना है। तो डाइस की अगर हम बात करें तो क्या आता है बताओ? 1 2 3 4। अब तुमसे कहेगा कि इवन नंबर आने की संभावना, तो बताओ तो इवन नंबर कौन कौन सा है बाबू? 2 है, 4 है, 6। यानी कि 6 नंबर में से 3 नंबर क्या है? हमारा इवन है। तो इवन नंबर आने की अगर प्रोबेबिलिटी बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर,
तो क्या हो जाएगा डाइस के केस में, तो यहाँ पे देखो 3, तो 3 हमारा फेवरेबल है, 2 भी आ जाए तो भी मुझे चलेगा क्योंकि 2 भी इवन है, 4 आ जाए तो भी चलेगा क्योंकि 4 भी इवन है, 6 आ जाए तो भी चलेगा क्योंकि 6 भी इवन है। इन तीनों में से कोई भी आ जाए हमारा काम हो जाएगा, ये हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि हमें इवन नंबर्स चाहिए। तो 3 हो गए हमारे फेवरेबल, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि 6 2 4 6 ही आए, 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो पॉसिबल हो सकता है, टोटल आउटकम्स, वो हम नीचे डालेंगे। तो डाइस में कितना आउटकम्स पॉसिबल है बाबू 6, तो ये 6 नीचे। अब बताओ इसको काट दोगे 1/2, यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार अगर तुम डाइस फेंकोगे तो 1 बार ऐसी संभावना है कि उसमें क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। यही है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ संभावना, यानी कि प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ की संभावना को हम मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। समझ गए बच्चों? तो चलो इनको उतारो, ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था। अभी हम इसको बनाएंगे और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। चलो तो उतारो इनको।